नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा और आप लोग अपनी अपनी कॉपी किताब और पेंसिल वगैरह लेकर बैठे होंगे ताकि अच्छे तरीके से पढ़ाई जो है वो चल सके। और इन केस अगर आपने किताबें नहीं खरीदी हैं और लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पा रही हैं तो आप लोग एनसीईआरटी ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी किताबें जो हैं वो आपके ऐप से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप बुक लेकर बैठेंगे, बुक पेंसिल पेन वगैरह, तो आपको आसानी होगी चीज़ों को कोरिलेट करने में, समझने में। तो अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स ख़त्म किए उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा और ये समझा कि किस तरीके से यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था ने जन्म ले लिया था और वहाँ पे सामंतवाद के अलावा कौन कौन से वर्ग थे जो उभर कर सामने आ रहे थे, जिसमें एक वर्ग जो था वो पादरियों का वर्ग था, दूसरा अभिजात वर्ग था और फिर हमने देखा कि कैसे एक चौथा वर्ग भी सामने आता है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए उसके बाद एक चौथा वर्ग सामने आता है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, और इसमें हम देखेंगे कि यूरोप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आता है, कुछ चेंज होते हैं यूरोप में और वही चेंज आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक की हिस्ट्री में आप लोगों ने जो देखा वो ये था कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। रोमन एम्पायर का लेटर फेज जो है वो बाजेटाइन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। बाजेटाइन साम्राज्य के साथ साथ जब वहाँ पे कुछ कुछ लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो एक तरफ से आपका इस्लामिक दौर शुरू होता है। फिर जब इस्लामिक टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा होता है तो उसके साथ में हम देखते हैं कि इस्लाम और ईसाइयों के बीच में धार्मिक युद्ध होते हैं। तो 3 क्रूसेड हम लोगों ने देखे और इसके बाद में एक शांतिपूर्ण डिवीज़न होता है तीसरे क्रूसेड के बाद, कि ईसाई मत जो है वो वेस्ट की तरफ फैलना शुरू हो जाएंगे। वो लोग अब वो ईस्ट की तरफ नहीं आएंगे वर्ल्ड में, और जो इस्लाम कंट्री है या जो इस्लामिक दुनिया है वो ईस्ट की तरफ अपना फैलाव जो है वो शुरू करेगी। लेकिन यहाँ से धीरे धीरे फिर चंगेज़ खान का मॉडल जो है वो सामने आता है और चंगेज़ खान एक ऐसे आक्रामक और क्रूर ग्रुप के तौर पे सामने आते हैं कि जिन्होंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि क्या चल रहा था। फिर यूरोप में अपनी अलग एक सामंत व्यवस्था उस टाइम पे चल रही थी, जिसकी वजह से यूरोप छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ था। कोई एकीकृत सरकार नहीं, कोई एकीकृत मॉडल नहीं उनका। हालांकि पॉप की शक्ति थोड़ी अच्छी खासी थी और पॉप कोशिश करता था कि अपने हाथों में अपनी सारी साम्राज्य की ज़रूरत की चीज़ों को वो अपने हाथों में रख सके, उनको मजबूती प्रदान कर सके साम्राज्य को, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो यूरोप में जो इतने सारे टुकड़ों में जो ये लोग बटे हुए थे, जैसे इटली में बहुत सारे जनजातियां रहती थी, इनका कोई एकीकृत कोई मॉडल नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी इस साम्राज्य को या इस जगह के लोगों को उठाने पड़े। तो हम ये देखते हैं कि इटली में धीरे धीरे जो नई लाइफ स्टार्ट होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इटली में धीरे धीरे जो एक नई व्यवस्था शुरू होती है जो बाद के फेज़ में इटली के एकीकरण में उसकी मदद करेगी, वो व्यवस्था शुरू होती है व्यापार के आने से। और ये व्यापार कैसे होता है, तो मंगोलों में मैंने आपको बताया था जब हम मंगोल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि इन लोगों ने जो सिल्क रूट था, जो रेशम वाला मार्ग था, उसको रिकनेक्ट किया था। तो मंगोल जो है वो रेशम वाले मार्ग से इटली के साथ व्यापार करते हैं और उनके इस इटली के साथ व्यापार करने की वजह से बहुत सारे इस्लामिक देश के लोग और बहुत सारे मंगोल एरिया वाले लोग जो हैं वो व्यापार में शामिल हो जाते हैं और इससे इटली जो है वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में धीरे धीरे उभरने लगता है और भी बहुत सारे शहर जो हैं वो उभरने लगते हैं। तो ये तो थी इस पूरे चैप्टर की पृष्ठभूमि। अब इटली में जो नए नए शहर जो विकसित हो रहे थे, इनको नगरीय सभ्यता कहा जाने लगा और ये मतलब ये अमूमन ये एक अवधारणा बन गई कि जो लोग गांव में रहते हैं वो नगरीय लोगों से थोड़े कम सभ्य हैं, मतलब नगरीय लोग गांव वाले लोगों से थोड़े ज़्यादा सभ्य हैं। और इन नगरों में जो ज़्यादा नगर उभर कर सामने आए उनमें एक आपका फ्लोरेंस था, वेनिस था, फिर रोम था, और ये वो शहर थे जो धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर के एकदम सेंटर बन के हम सबके सामने आए। हालांकि इनके सामने आने का एक मुख्य कारण व्यापार ही था, क्योंकि इन नगरों में व्यापार बहुत अच्छे से उस टाइम पर हो रहा था। तो नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली हुई थी, मतलब राजा और चर्च के अलावा भी नगरों के अपने कुछ अधिकार होते थे। राजा और चर्च हमेशा सारी चीज़ें उन पर नहीं थोपा करते थे और यही वजह थी कि धीरे धीरे ये जो नगर थे ये कला और ज्ञान के केंद्र बन गए।
अमीर और अभिजात वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो यहाँ पे दूर दराज से आने वाले कलाकारों को, लेखकों को आश्रय देते थे। और यही वो टाइम था जिस टाइम पर कॉइन सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पर ट्रेड की वजह से यहाँ पे एक मुद्रा प्रणाली का जो है वो आविष्कार होता है, नई तरीके की मुद्रा प्रणाली का, जो दूर दूर तक चीज़ों को लेकर जाते हैं। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे आविष्कार होता है, जिसकी वजह से अब चीज़ों का फैलना थोड़ा आसान हो गया। जैसे पहले क्या होता था, हमने उसमें देखा था ना कि जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, 3 ऑर्डर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि जितने भी मॉन्क्स हुआ करते थे या जितने भी जो पॉप वगैरह होते थे उनको बाइबल लिखनी पड़ती थी, एंड दैट वर लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब कि वो हाथ से लिखी हुई किताबें हुआ करती थी जिनको लिखने में बहुत टाइम लग जाया करता था। तो जब जैसे ही मुद्रण प्रणाली या जैसे ही आपकी प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है, उसके बाद में बाइबल से लेकर के और भी बहुत सारे साहित्यिक मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होने लग गया था, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान जो था वो मिल जाता था। तो इसकी वजह से जब इस तरीके की चीज़ें फैलने लगी तो लोगों का साहित्य की तरफ जो है बढ़ना या साहित्य में उनकी रुचि का बढ़ना एक आम चीज़ हो गई। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के सोर्सेज क्या क्या हैं, और हिस्टोरियंस इस चैप्टर को या हिस्टोरियंस इस पूरे टाइम पीरियड को, इसमें हम देखने वाले हैं 14 से लेकर के 17 सेंचुरी तक का टाइम पीरियड, यानी कि 14th सेंचुरी से लेकर के और 17th सेंचुरी का यूरोप कैसा है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 14वीं शताब्दी का जो यूरोप है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जो जानकारी मिलती है वो मिलती है वहाँ पे छपी हुई किताबों से। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए वहाँ के राजा ने कोई डॉक्यूमेंट लिखवाया हो अपने लोगों के लिए, या कोई रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट उस टाइम पे बनवाए जाते हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट वो हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिंटेड बुक्स से। तो उस टाइम पे जितनी भी बुक्स जो थी वो प्रिंट करके लिखी गई थी, उनसे हमें उस ज़माने के बारे में कुछ कुछ पता चलता है, इस पूरे टाइम फ्रेम के बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ ही हमें और किस किस चीज़ से पता चलता है, स्कल्पचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, यानी कि जो हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं बिल्डिंग मटीरियल रिमेन्स, टेक्स्ट हो गई, इन सारी चीज़ों से हम लोगों को पता चलता है। और कुछ कुछ आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब इस टाइम पीरियड तक आते आते 14 से 17 सेंचुरी तक आते आते ये सब चीज़ें बनने लग गई थी, लोग म्यूजियम्स बनाने लगे थे, गैलरीज बनने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिच होती हैं अपने आप में सोर्सेज के मामले में, और यहाँ से हमें इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। 19वीं सेंचुरी तक आते आते हिस्टोरियंस ने एक नए शब्द का इस्तेमाल करना इस टाइम पीरियड के लिए शुरू कर दिया था, दैट इज़ रेनेसा। रेनेसा का मीनिंग होता है रीबर्थ या पुनः जागरण, और इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इस पूरे एरिया में, इस यूरोप के पूरे एरिया में सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए थे, और इसकी वजह से नए नए विश्वविद्यालय खुलने लगे थे जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे थे, और साथ में लोगों का कला के प्रति जो रुझान है वो बढ़ने लगा था। तो आर्ट, आर्किटेक्चर, इसकी तरफ लोगों का ध्यान जो है वो खिंचने लगा, और एक तरीके से नए तरीके का जो शासन व्यवस्था है, नई तरीके की जो रुचियां हैं लोगों की, वो सामने आने लगी। इसीलिए इस पूरे टाइम पीरियड को नव जागरण का युग भी कहा गया। तो जैसा कि हमने देखा कि इटली और उसके आसपास के जो शहर हैं वो फल फूलने लग गए थे। इसी में जैसे वेनिस हो गया, या दूसरा जिनेवा जो शहर हो गया, ये दो ऐसे शहर थे जहाँ पे धार्मिक आधार पर इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। सामंतवादी दृष्टि से ये थोड़े ज़्यादा आज़ाद थे, और उसके अलावा ये वो नगर थे जहाँ पे धनी व्यापारी लोग, महाजन लोग, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे।
और इसी के साथ में, क्योंकि अब ये बहुत अमीर लोग थे जो यहाँ पे रह रहे थे, और ऑब्वियसली ये लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ भी सोशल डिस्टर्बेंस जैसी चीज़ें इनके यहाँ पे क्रिएट हों। यहाँ से धीरे धीरे नागरिकता वाली भावना ने जन्म लेना शुरू किया कि अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा इस बात का डिसीजन करना चाहिए। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे नागरिकता वाली जो भावना है वो पनपने लगी, और इन नगरों का जो शासन है वो सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, ताकि नगरों का जो रख रखाव है वो अच्छे से हो सके। और आप ये भी कह सकते हैं कि नगरों को अपने ऊपर बड़ा घमंड भी रहा कि हम बहुत ज़्यादा रिच हैं रिसोर्सेज के मामले में और बाकी सारी मामलों में। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही थी उसके बाद में यूरोप में एक दौर आता है जब वहाँ पे विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश होते हैं। तो यूरोप का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है, सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो इटली में इस्टेब्लिश हुई 11वीं सेंचुरी के आसपास। वहाँ पे पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय जो थे, जो यहाँ पे इनको विधि शास्त्र पढ़ाया करते थे, उनके केंद्र बन गए थे। विधि शास्त्र क्या है आपका? तो विधि शास्त्र का मतलब है कि ये वो यूनिवर्सिटी थी जो आपको लीगल स्टडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। अब ये लीगल स्टडीज़ सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं था कि लोगों को कानून जानना था और इसलिए लोग पढ़ रहे थे। एक्चुअली जिस तरीके से शहरों का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती थी, नोटरी करने की आवश्यकता होती थी, और जो भी अभिलेख वगैरह थे उनको लिखने की ज़रूरत होती थी, वकीलों की ज़रूरत होती थी। इस वजह से लीगल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट था वो एक प्राइम कोर सब्जेक्ट इस टाइम पर बनकर सामने आया, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट होते थे वो रिटन एग्रीमेंट हुआ करते थे। और इसके अलावा धीरे धीरे कानून में जो व्यवस्था में जो बदलाव आने लगे रोमन संस्कृति के अलावा, उनको पढ़ा जाने लगा। और पैट्रियार्क, फ्रेंच को पैट्रियार्क जो थे वो इस पूरे बदलाव का, इस पूरे परिवर्तन का बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे। पैट्रियार्क का मानना था कि अगर हम अच्छे यूनिवर्सिटीज़ खोलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो हम इस सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लेखकों के प्राचीन रचनाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उसके बारे में लोगों को बताना जो है वो शुरू किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 19वीं सदी तक आते आते इतिहासकारों ने एक नया नाम, इतिहासकारों के बीच में एक नया नाम जो है वो शामिल होता है, एक नया वर्ड जो है मानवतावाद। यहीं से बाद में निकल के आता है ह्यूमैनिटीज़। तो 15वीं शताब्दी के आसपास मानवतावादी शब्द जो था वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा था जो लोग ग्रामर या जो लोग अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, इन सारी चीज़ों को लिखते थे, इन सारी चीज़ों को समझते थे। जैसे फिलॉसफी हो गया आपका, या पोएट्री हो गया, ग्रामर हो गया, इन सारी चीज़ों पर जो लोग बात करते थे, इनके लिए मानवतावाद नाम का जो शब्द है या ह्यूमनिज्म जो है वो वर्ड यूज़ होने लग गया था। और यहीं से इसी ह्यूमैनिटाइज से, लैटिन एक वर्ड है ह्यूमैनिटाइज, यहीं से निकल कर आया ह्यूमैनिटीज़। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे हिस्ट्री के लगभग सारे जो शब्द हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से ही निकल कर हमारे सामने आए हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ भी उसी में से एक है जो बाद के कालों में ह्यूमैनिटाइज से ह्यूमैनिटीज़ के रूप में हम सबके सामने आया। इन विश्वविद्यालयों में इस तरीके की चीज़ों को पढ़ाया जाता था क्योंकि ये समाज शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें थी, सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ें थी। तो जितनी भी क्रांतियाँ आई इसके बाद यूरोप में, वो लगभग इसी की देन मानी जाती हैं। यहाँ पे नए नए तरीके के विश्वविद्यालय जो थे वो फ्लोरेंस वगैरह में खुलने लग गए थे। 13वीं सेंचुरी तक आते आते तो ऐसा हो गया था कि शिक्षा को व्यापार का एक माध्यम भी बनाया जाने लगा था और काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई थी। फ्लोरेंस में जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही थी, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रही थी, तो उसकी इम्पॉर्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि अगर हम इस पूरे टाइम जोन को देखें, मतलब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम देखते हैं कि 5th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिसको हम डार्क एज बोलते हैं या जिसको हम अंधकार युग बोलते हैं। ये वो पीरियड था 5 से 9 सेंचुरी के बीच का जो पीरियड था, जहाँ पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति नाम की चीज़ों को लोग एक तरीके से भूल चुके थे। उनको उस बारे में लोग कोई पढ़ाई नहीं करते थे, लोग कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन 9th सेंचुरी से धीरे धीरे एक नए समय का, एक नए युग की शुरुआत होती है और लोगों का ध्यान उस ओर वापस खिंचता है। और फिर 9 से 11 सेंचुरी तक तो हम देखते हैं कि मिडिल एजेस स्टार्ट हो चुकी थी और 14 से लेकर के फिर जो आगे का टाइम पीरियड पूरा आता है उसमें एक तरीके से नया आधुनिक युग जो है वो बनकर हमारे सामने तैयार हो गया था।
तो जब हम बात करते हैं विज्ञान की और दर्शन की, मतलब साइंस और फिलॉसफी किस तरीके से सबके सामने फैला, या साइंस और फिलॉसफी कैसे दुनिया के दूर दराज की जगहों तक पहुंचा, तो इसमें अरब्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हम लोगों के पास कि अगर अरब्स ना होते तो शायद इस चीज़ को फैलने में, शायद इस चीज़ को फ्लोरिस्ट होने में और लंबा समय लग जाता। तो हम देखते हैं कि जितना भी मिडिल एजेस का जो टाइमिंग थी उसमें गिरजाघरों में, मठों में आपके ग्रीक और रोमन जो साइंटिस्ट, रोमन स्कॉलर्स हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ों से पहले ही फेमिलियर थे, बहुत सारी चीज़ों को वो पहले ही जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन चीज़ों का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी, बहुत सारी फिलोसफिकल बातें पता थी, पर उन्होंने उस तरीके से उसका प्रचार नहीं किया जितना यूरोपियंस ने, अरब्स ने किया। तो 14वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे विद्वान जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, इन लोगों ने ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो बाकी देशों के भी जो ग्रंथ मिल जाएं या जो भी चीज़ें मिल जाएं, ये उनको पढ़ने लगे। और इसके साथ में इन्होंने अपने विद्वानों के श्रेणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण किया और उनका अनुवाद किया। तो जब प्लेटो और अरस्तु जैसे लोगों ने, जिसको हम एरिस्टोटाइल भी कहते हैं, इन लोगों ने जब पुराने ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया, पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि ये उन ट्रांसलेशंस को ये लोग पढ़ रहे हैं जो अरेबियंस ने किए हैं। मतलब ये यूरोपियंस के द्वारा किए गए ट्रांसलेशंस को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उस तरीके का काम किया ही नहीं। तो ये अरब्स के ट्रांसलेशंस को पढ़ रहे हैं और ये उससे जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में कहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। अच्छा, अरब्स ऐसा क्यों कर पाते थे? क्योंकि अरब्स का बेसिक काम था कि वो व्यापार करते थे, तो और व्यापार के चक्कर में वो देश दुनिया घूमते थे। तो जो भी उन्होंने लिखा वो अपने साथ, अपने ज़रिए से वो दूसरे जगहों तक, दूसरे देशों तक इन चीज़ों को फैलाते चले गए। इसीलिए कहा जाता है, मतलब मुसलमान लेखकों को, इन्हें इटली वाली दुनिया में ज्ञानी माना जाता था। और अरबी में हकीम या एशिया के बुखारा दार्शनिक जो थे, इब्न सीना, इनको कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन आयुर्विज्ञानिकों में से एक थे। तो यूरोप में जितने भी विद्वानों ने अलग अलग तरीके के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो अक्सर ये शुरुआत में अरबियों द्वारा लाए गए थे। इनमें बहुत सारे ऐसे अरब स्कॉलर्स थे जो बहुत फेमस हुए, जिसमें इब्न सीना नाम से एक अरब स्कॉलर हुआ करते थे, अल राजी जो थे वो भी इसमें शामिल थे, इब्न रुश्द जो थे वो भी इसमें शामिल थे। तो ये अलग अलग दार्शनिक लोग थे जिन लोगों ने अलग अलग विषयों पर अपनी अपनी बातें कही। हालांकि स्कूल की शिक्षा में अभी भी हम कह सकते थे कि वहाँ पे अभी भी कानून की पढ़ाई को, लीगल स्टडीज़ को, आयुर्विज्ञान को, धर्मशास्त्र को, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था अभी तक। मतलब थियोलॉजिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, मेडिसिन पढ़ाया जा रहा था, और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वाली सब्जेक्ट्स माने जाते थे। पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इटली के स्कूलों में भी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को जगह मिलने लगी, और यहाँ से ह्यूमैनिटीज़ को देखने का एक नया प्रोस्पेक्टिव जो है वो शुरू होता है। अब इस टाइम पीरियड में जितने भी मानवतावादी लोग थे, जितने भी वो लोग थे जो ह्यूमैनिटीज़ को या ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करते थे, इनका एक बहुत ही सिंपल सा माइंडसेट था, और ये लोग इसको औपचारिक स्टडी बनाकर नहीं रखना चाहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि जो आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा और आप करके आ जाएं। कोशिश की जाती थी कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखकर उसको लाइव सब्जेक्ट बनाया जाए। तो इसमें आपका जो भी आर्ट, आर्किटेक्चर, बुक्स, ये वो सारी चीज़ें थी जिनको बहुत आराम से डिज़ाइन करने की कोशिश करी गई थी। जैसे कि कला, वास्तुकला, ग्रंथों में इन चीज़ों को फैलाने की कोशिश करी गई। और ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत शानदार कलाकार हम लोगों के सामने आए। जैसे कि एक थे इनमें से लियोनार्डो दा विंची। ये जो लियोनार्डो दा विंची थे, इनको आप हर एक प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये आपको बहुत ही मज़ेदार इंसान लगेंगे। जैसे लियोनार्डो दा विंची बहुत अच्छे पेंटर थे, तो उन्होंने मोनालिसा, द लास्ट सपर, इस तरीके की बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। और लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि उनका ये सपना था कि वो आकाश में उड़ सकें। तो उन्होंने वही चिड़ियाओं को देख के उन्होंने कभी सोचा होगा कि काश इंसान भी उड़ पाता। और इस तरीके से उन्होंने
जितने भी पक्षी होते हैं उनका उड़ने का सिस्टम जो है उसको स्टडी करना शुरू किया, कैसे उड़ते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या है। और इसके बाद ये कहा जाता है कि इन्होंने एक फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन बनाया था, जिसको आगे चल के शायद राइट ब्रदर्स ने यूज़ किया हो या ना, पता नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने सबसे पहले एक फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन बनाया और इन्होंने ही अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी जो था वो खुद ही रख लिया था, यानी डिसिप्लिन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये करते थे। तो इन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई, बहुत अच्छे तो पेंटर ये शुरू से थे ही। इसके अलावा ये बहुत ही शानदार वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, क्योंकि इन्होंने वेजिटेशन वगैरह की बहुत डीप स्टडी करी थी और ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी तक इन्होंने करी थी। मतलब इनको ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे ये। मतलब कुल मिला के आप इनको एक सर्वगुण संपन्न इंसान कह सकते हैं, जिनको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट आता था। और इसीलिए लियोनार्डो दा विंची अपने समय के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट आप इन्हें कहें या सबसे अच्छे टीचर आप इन्हें कहें, ये हर रूप में फिट बैठते थे। ऐसे थे लियोनार्डो दा विंची। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छे पेंटर हुए इस पूरे टाइम फ्रेम में, जिनकी कला ने एक नए आयाम रचे। और ये जो हमारे पेंटर थे ये थे एंजेलिनो, माइकल एंजेलिनो। ये जो एंजेलिनो थे इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर बनाने का काम किया। और उस ज़माने में क्योंकि यथार्थवाद का समय था ये, जैसे अगर आप आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं या जब आप आर्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आए जिसमें आर्ट का पूरा सेंस चेंज करके रख दिया। मतलब एक टाइम था जब लोग सिर्फ रियलिस्टिक चीज़ों को बनाने की कोशिश करते थे, तो पोर्ट्रेट्स उस टाइम पे बना करते थे और लोग कोशिश करते थे कि जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही बनाओगे आप, और कुछ नहीं बनाओगे। तो एक वो टाइम फ्रेम था जिसमें माइकल एंजेलिनो थे, तो उन्होंने कोशिश करी कि जो दिखता है एग्जैक्ट वैसी मूर्ति ये लोग बनाएं। तो इन्होंने उस टाइम पे द पाइटा नाम का एक चित्र बनाया था जिसमें मैरी और ईसा मसीह को दिखाया था। तो मदर मैरी जो है वो ईसा मसीह की शरीर को लेकर बैठी हुई हैं, उनकी बॉडी को लेकर बैठी हुई हैं, कुछ ऐसा इन्होंने एक स्कल्पचर बनाया था। आपकी बुक में भी वो मेंशन है। और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कितना रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचा जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके बाद एक टाइम फ्रेम आता है जहाँ पर मॉडर्न आर्ट जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उस आर्ट में देखेंगे, तो वहाँ पे फिर वो रियलिस्टिक व्यू वाली चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं कि आपको एज इट इज़ बनाना है, वो नहीं आता। फिर एक इल्यूजन पेंटिंग का टाइम पीरियड आता है। तो बहुत सारे पेंटिंग के फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो पहले कलाकार इन्हीं चीज़ों को बनाते थे क्योंकि उनको ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़कर इनको बनाने की प्रेरणा मिलती थी। तो जो हम आसपास देखते हैं हम वैसी ही चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया, मतलब जब रोमन साम्राज्य डिक्लाइन हो गया, तो उसके उजड़े हुए जो नगर थे, जो खंडर वहाँ पर थे, वहाँ से जो बहुत सारी चीज़ें मिली थी, उसमें आदमियों और औरतों की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली थी। तो इन चीज़ों ने भी जो स्कल्पचर मेकिंग का जो लोग काम करते थे उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और 1416 के टाइम पर, 1416 सेंचुरी के आसपास में दोनाल्तो करके एक मूर्तिकार थे, उन्होंने एकदम सजीव मूर्तियाँ बनाकर एक नई परंपरा कायम कर दी थी। तो इन्होंने कोशिश करी थी कि हम ऐसी मूर्तियाँ बनाएं जो ऐसा लगे कि बस अभी बोलना शुरू करने वाली है, कुछ उस तरीके की जो बहुत ही रियलिस्टिक लगे। और हूबहू मूर्ति बनाने का उस टाइम पे जो ट्रेंड था वो चल रहा था। इसके अलावा क्योंकि लियोनार्डो दा विंची अपने तरीके से काम कर ही रहे थे और ऐसे बहुत सारे इस टाइम पर चित्रकार हुए जिन्होंने 3 डायमेंशनल पेंटिंग करने की कोशिश करी और वो उस तरीके की चीज़ें बनाते भी थे। और ऐसी पेंटिंग मतलब ऑयल पेंटिंग भी इस टाइम पे शुरू हो चुकी थी और किस तरीके से कलर कंपोजिशन किया जाए और बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज़ ये लोग किया करते थे। इसीलिए इस पूरे टाइम फ्रेम को आप यथार्थवादी या रियलिज्म टाइम पीरियड कहा जाता है। इस पूरे मतलब इस पूरी दौर में जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी इस टाइम पीरियड में, इसको यथार्थवादी टाइम पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे आपने जैसा देखा वैसा बनाने की कोशिश कर दी। तो ये तो बात रही पेंटिंग्स की, आर्ट और आर्टिस्टिक की, रियलिज्म आर्टिस्टिक की। इसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्चर यहाँ पे किस तरीके का था। तो क्योंकि रोम में आप देखेंगे मतलब बहुत लोगों का मन होगा कि वो रोम घूम कर आएँ और वहाँ की चीज़ों को देखें। तो जब आप रोम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने शानदार वहाँ का आर्किटेक्चर है और इतनी खूबसूरत वहाँ पे चर्चेस बनी हुई हैं।
तो 15th सेंचुरी में रोम नगर जो था वो एक तरीके से रियलिस्टिक वे में दोबारा पुनर्जीवित हो उठा था। 1417 से ही वहाँ पे जो पॉप था उसने पॉलिटिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, और 1378 में यहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ें ख़राब हो रही थी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो वहाँ पे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए। उन्होंने पुराने रोमन हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की उन्होंने कोशिश करी, और इसी में इन्होंने एक नई तरीके की आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी को बनाने में प्रोत्साहन दिया। और यहाँ पर उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर पैटर्न जो चल रहा था उस पैटर्न को कहा जाता है उस पैटर्न को कहा जाता है क्लासिकल शैली, क्लासिकल पैटर्न। और इस क्लासिकल पैटर्न को आप आगे देखेंगे कि जब इंडिया में भी जब हाउस फॉर्मेशन का काम चलता है और जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो नए आर्किटेक्चरल चीज़ों को लेकर आए इंडिया में, तो उन लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई, इंडो इस्लामिक तरीका अपनाया बिल्डिंग्स बनाने का, और उसमें उन्होंने क्लासिकल ग्रीक टेक्निक भी यूज़ करी थी, और इसी में उन्होंने क्लासिकल श्रेणी में यूरोपियन टेक्निक को यूज़ किया था जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। यहाँ पे पॉप ने बहुत सारी चीज़ों को बनाते हुए इन्होंने चर्च के लिए बहुत सारा दान दिया, और इसी में एक सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट उस टाइम के हुआ करते थे माइकल एंजेलो। और माइकल एंजेलो ने रोम में एक चर्च का पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके दिया था जिसका नाम था दी पाइटा। यहाँ पे इन्होंने पूरा पेंटिंग और गुम्बद का पूरा डिज़ाइन जो है वो इन्होंने तैयार किया, और आज भी जो लोग उनको देखते हैं तो वो उसके आर्किटेक्ट को देखकर माइकल एंजेलो को एकदम याद करने से भूलते नहीं हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, वास्तुकला बहुत अपने एकदम चरम सीमा पे उस टाइम पर पहुंच चुकी थी। और ये सारी चीज़ें जब वहाँ हो रही थी तो इसके साथ ही इतिहास में एक नया दौर जुड़ता है, और ये दौर जुड़ता है प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो एक बड़ा काम हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो एक अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि अब जो भी कुछ यूरोप में हो रहा है या फिर जो भी कुछ दूसरी दुनिया में हो रहा है वो लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब जैसे अभी हमने देखा ना कि प्लेटो या एरिस्टोटाइल जो है वो बाकी लोगों के अनुवाद पढ़ रहे हैं, उनके ट्रांसलेशन वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही तब हो पाया जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया। तो अब वो बहुत आराम से लिटरेचर को और बहुत आराम से दूसरे देशों में जो हो रहा था वो पढ़ पा रहे थे। जैसे अगर सोचिए हमारे पास न्यूज़पेपर ना हो, टेलीविज़न ना हो, तो हम कैसे जान पाएंगे कि आज अमेरिका में क्या हुआ या जर्मनी में क्या हो रहा है, या किसी भी चीज़ की अपडेट लेना मुश्किल होगा। तो उस टाइम पे उस अपडेट को पहुंचाने का काम जो था वो बुक्स किया करती थी। तो सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जोहान्स गुटेनबर्ग ने इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने 1455 में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया प्रिंटिंग प्रेस का, जहाँ पे इन्होंने 150 प्रतियां निकाली, मतलब 150 कॉपीज़ निकाली सबसे पहले बाइबल की। कहीं कहीं पर आपको ये 180 भी मिलेगा, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब आपको गूगल पे कहीं कहीं पे 180 बुक्स भी मिल सकती हैं। तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम 150 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें 150 प्रिंट्स जो हैं वो निकाले गए बाइबल के, और उसके बाद में और काम इसमें शुरू हुआ। और जितने टाइम पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस से 150 बाइबल की स्क्रिप्ट निकल के तैयार हुई थी, 150 बाइबल तैयार हुई थी, उस टाइम पे पहले के टाइम पर उतने ही टाइम में एक जो मॉन्क होता था वो सिर्फ एक बुक लिख पाता था। सोचिए कितना ज़्यादा टाइम बच गया, और इतना फास्ट स्पीड से उस टाइम के हिसाब से काम होने लगा था। फिर धीरे धीरे बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की जो किताबें थी उनका भी अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू हो गया। तो अब जो स्टूडेंट्स थे ना उनको सिर्फ टीचर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था सारी चीज़ें पढ़ने के लिए कि कोई टीचर है वही पढ़ाएगा। अब वो खुद से भी बुक्स, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल हो गई थी, तो वो खुद से भी बुक्स लेकर अब वो पढ़ सकते थे। और इस पूरे बुक्स के आ जाने की वजह से पूरा हिस्ट्री का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो अब लोग अपने हिसाब से चीज़ें पढ़ रहे थे, अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, दूसरे देशों में जो डेवलपमेंट हो रहे थे उसके बारे में देख रहे थे। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ से एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होता है ह्यूमनिज्म का। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर का एक न्यू कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि किताबों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके की किताबें भी आने लगी जिस पर ईसाई धर्म वालों ने कुछ रोकथाम भी लगाए, मतलब कुछ ऐसी बुक्स थी जो बैन होनी शुरू हो गई थी। तो बुक्स को बैन करने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी रही है। धीरे धीरे यहाँ पे लाइब्रेरी स्टैब्लिश होने लगी, तो लोग जाके वहाँ पे किताबें पढ़ने लगे, क्लब्स वहाँ पे स्टार्ट होने लग गए,
तो वो शुरुआत में रीडिंग क्लब्स होते थे जहाँ पे आप बैठ कर किताबें पढ़ सकते हो, चाय कॉफ़ी कुछ पी सकते हो। तो उस तरीके की चीज़ें वहाँ पे धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लग गई थी और इसने मनुष्य के दिमाग को, उनके सोचने समझने की शक्ति को बदल के रखा, क्योंकि हमारे पास अब बहुत भंडार हो गया था पढ़ने का, अलग अलग चीज़ों को पढ़ सकते थे। तो हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही, चाहे वो इंडिया रहा हो या वर्ल्ड रहा हो, पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हुआ है कि बहुत लंबे समय तक औरतों को इंडिविजुअलिटी के नाम पर या औरतों को नागरिकता देने के नाम पर उनको अलग रखा गया था। उनको सारी चीज़ों से दूर रखा जाता था कि उनको ना समझ में आए कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है, उनको ना समझ में आए कि सिटीजनशिप टाइप की भी कोई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से उनको दूर रखा जाता था। और अमूमन उस समय में जो लोग थे वो अपने लड़कों को ज़्यादा शिक्षा देने में विश्वास रखते थे, जिसमें वो कोशिश करते थे कि लड़का जो है वो ख़ानदानी पेशे को आगे बढ़ाएगा, अपनी जिम्मेदारियां उठाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर के परिवार में जो सबसे छोटा बेटा होता था उसको चर्च को सौंप दिया जाता था कि वो चर्च का काम करेगा, चर्च के काम में जो पॉप है उनका हाथ बटाएगा। और ऐसा भी होता था, मतलब अक्सर वहाँ पे जो शादियाँ इस टाइम तक आते आते जो होने लगी थी वो सिर्फ इसलिए होती थी कि शादी में जो दहेज मिलेगा उससे घर का जो कारोबार है वो आगे बढ़ाया जा सके। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर किसी माँ बाप के पास में अपनी बेटी की शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वो उनको चर्च में भेज दिया करते थे, तो वो आजीवन कुंवारी रहकर वहाँ पे चर्च की सेवा में लग जाया करती थी। और ऐसा नहीं था कि जो लड़कियां दहेज लेकर आती थी उनको कारोबार करने की अनुमति थी या कारोबार में हाथ बटाने का मौका दिया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कारोबार का जो प्रचलन था वो अक्सर सिर्फ घर का जो पुरुष प्रधान व्यक्ति होगा, घर का जो बड़ा पुरुष होगा या जो उसका पति होगा वो संभाला करता था। लेकिन हमें ये भी ऐसे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर व्यापार हो रहा होता था वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियों की अपनी जो मुख्य भूमिका है वो सामने उभर कर हम लोगों के सामने आती है। क्योंकि ऐसा होता था बहुत बार के व्यापार के सिलसिले में घर में जो भी पुरुष होते थे वो बाहर चले जाया करते थे, तो उस दौरान जब पुरुष घर पे नहीं है तो महिलाएं थी जो पीछे से घर का सारा सामान, सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि कभी कभी व्यापार को भी संभालती थी। तो हमें इस तरीके की चीज़ें भी मिलती हैं देखने को। और मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, मतलब वो सिर्फ घर का कामकाज करने जैसी चीज़ों तक ही बंधी हुई रह गई, व्यापारी परिवारों को छोड़कर। तो क्योंकि व्यापारी परिवारों में महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि दो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने, 2-3 महिलाएं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पर। उनमें से एक थी कसांद्रा फैदले। तो ये जो कसांद्रा फैदले थी ये बहुत ही मतलब शिक्षित महिला थी और उस टाइम पर बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक महिला थी। ये इन्होंने मानवतावादी शिक्षा पर बहुत काम किया और ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में उस टाइम पे लेक्चर देने गई। और इनका ये सिंपल मानना था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से समाज को देख सके। तो फैदले जो है वो एक यूनानी और लैटिन भाषा की जो विद्वान हैं वो बनकर सामने आती हैं और वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश करती हैं। इन्होंने पादुआ में जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर भी इन्होंने एक लेक्चर दिया था। इसके अलावा फैदले के अलावा जो हमें उस टाइम पर और महिलाओं के नाम मिलते हैं उनमें एक नाम बहुत फेमस है, वो है इसाबेला दे इस्ते। इसाबेला दे इस्ते जो हैं वो उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपनी पति की अनुपस्थिति में अपने व्यापार को जो है वो संभाला, वो उन महिलाओं में से एक है। तो हालांकि हमें ये एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे महिलाओं के अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी थी, बस अवसरों की कमी थी। और जहाँ अवसर मिला वहाँ महिलाओं ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन क्योंकि जैसे हर समाज में होता है और हर धर्म में होता है, तो चर्च की जो भागीदारी है, चर्च का जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी सोसाइटी के ऊपर। पॉप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते थे, चीज़ों को बदल सकते थे। और अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी तो बाइबल की जो कुछ अवधारणाएं थी वो लोगों के सामने आने लगी। और अब
पहले क्या होता था कि बाइबल जो है वो सिर्फ पॉप के पास होती थी या बिशप्स के पास में होती थी और वो उसका अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि बाइबल या ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल थी तो लोग उसको पढ़ पा रहे थे, और पढ़ेंगे तो फिर ट्रांसलेशन करेंगे, अपने दिमाग से चीज़ों को जोड़ तोड़ करेंगे या बनाएंगे, जो भी करेंगे। अब यहाँ से ना ईसाइयों में एक अलग तरीके की फीलिंग स्टार्ट होती है, और वो ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बाइबल में जिसको लेकर कुछ लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाने शुरू कर दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है या ये ही क्यों होता है। और यहाँ से एक नई लड़ाई या एक नए तरीके का एक विरोध शुरू होता है, और यहीं से ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट नाम का एक धर्म जो है वो प्रचलित होना शुरू हो जाता है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मानवतावादी विद्वान जो हैं वो हम लोगों के सामने आएंगे जिन्होंने रोम की क्लासिकल ग्रंथों पर और क्लासिकल चर्चेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया, और इन लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका दृष्टिकोण अब बदल चुका है पहले के हिसाब से। और यहाँ पे जैसे इंग्लैंड में एक थे टॉमस मोर, तो टॉमस मोर का मानना था कि चर्च जो है वो एक लालची संस्था है और ये साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करती है और इस तरीके से चीज़ों को बढ़ावा देती है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता था ना कि चर्च जो है वो अननेसेसरी टैक्सेस लगा लेती थी। तो आपने देखा था कि जिस टाइम पे हम 3 ऑर्डर्स पढ़ रहे थे कि चर्च एक टैक्स लिया भी करती थी, तीत नाम से एक टैक्स वो लेती थी। तो टॉमस मोर इस बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालिसिस करके लिखते हैं कि चर्च जो है वो एक बड़ी ही ख़राब संस्था होती जा रही है, क्योंकि ना हर एक इंसान को पादरियों से एक पाप स्वीकारोक्ति एक दस्तावेज लेना होता था, और इस दस्तावेज में ये विश्वास दिलाया जाता था पादरियों की तरफ से कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो आपने अब तक अपने जीवन में जितने पाप किए होंगे आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब कि जैसे कोई अमीर आदमी है तो वो तो कुछ भी करके आएगा और डॉक्यूमेंट ले लेगा, वो तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन गरीब लोग, और वो भी वो डॉक्यूमेंट पाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि ईश्वर की तरफ से वो डॉक्यूमेंट उनको मिल रहा है और मरने के बाद वो तो जाएंगे स्वर्ग में। तो इस वजह से हर आदमी चाहता था कि वो पादरियों से वो डॉक्यूमेंट ले ले, चाहे उसके लिए उनको कितना भी पैसा क्यों ना देना पड़े। और इस चीज़ से बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए थे, इसीलिए अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो वहाँ से आने लगी। फिर उसके बाद में ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में जो अनुवाद थे वो मिलने शुरू हो गए। मतलब बाइबल जो थी अब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों को मिलने लग गई। मज़े की बात ये कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी लोगों के पास अवेलेबल होने लगी। अब इससे पहले तो क्योंकि लोगों के पास थी ही नहीं तो लोग क्या पढ़ते और क्या समझते। रीजनल लैंग्वेज में मिलने की वजह से जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग थे वो बाइबल पढ़ने लग गए थे, और इस वजह से इन लोगों ने क्या कहा कि पॉप से ये लोग बहुत चिढ़ने लग गए धीरे धीरे, और पॉप की सारी चीज़ों को मानने से इन्होंने मना कर दिया। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें वो पाप स्वीकारोक्ति पत्र चाहिए ही नहीं, और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगे। यहाँ से एक बहुत शानदार एक लीडर जो है वो आगे आते हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर। पक्का आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। 1517 में ये भिक्षु थे, ये मॉन्क थे जो काम करते थे, और इन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया, और इन लोगों ने दलीलें देना शुरू कर दिया कि ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ईश्वर और लोगों के बीच में हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने भगवान से अटैच हो सकते हैं, उसके लिए हमें किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इन्होंने अपना उपदेश देना जो है वो शुरू किया, अपने भाषण देना शुरू किया, लोगों के सामने अपनी चीज़ें रखना शुरू किया। और क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बात करते थे और सुधारवादी आंदोलन लेकर आए, इसीलिए इसको प्रोटेस्टेंट सुधारवादी नाम दिया गया। और इसी की वजह से जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में जो चर्च थे वहाँ पे पॉप और कैथोलिक चर्च से संबंध जो थे वो ख़त्म कर दिए। यानी अब यहाँ से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में आपको 2 तरीके के चर्चेस जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। एक होंगे कैथोलिक चर्च और एक होंगे प्रोटेस्टेंट चर्च। और जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में जो चर्च हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, और बाकी आप इटली वगैरह में देखेंगे तो वो लोग अभी भी पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी चीज़ों को मानते हैं, तो वहाँ पे आपको कैथोलिक चर्च मिलेंगे। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के साथ में ही एक और नई तरीके की विचारधारा जो थी वो यूरोप में पनप रही थी उस दौरान। हालांकि उस विचारधारा को आने में थोड़ा और समय लग गया, और ये थी कोपरनिकस की क्रांति। कोपरनिकस ने एक बड़ी ही रेवोल्यूशनरी जो थी खोज करी,
और अपने जीते जी वो इस बात को सबके सामने रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उस टाइम पे चर्च का बहुत दबाव रहता था लोगों के ऊपर, और बहुत बार ऐसा होता था कि अगर आप चर्च के अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको मार दिया जाता था। तो कॉपरनिकस अपनी थीसिस को नहीं पब्लिश करते हैं, लेकिन बाद में उनके स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप पहले ये जानते हैं कि ऐसा क्या था उस थीसिस में जिसकी वजह से कॉपरनिकस भी इतना डर रहे थे कि अभी नहीं करेंगे पब्लिश। तो ईसाई मत ये था कि जो पूरी दुनिया है ये पापों से भरी हुई है, और इस पापों की अधिकता की वजह से ही वो टिकी हुई है दुनिया, मतलब वो स्थिर है, तो हिल नहीं रही है क्योंकि पाप ज़्यादा बढ़ गए। और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में है, और उसके चारों तरफ सारे बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब घूमते हैं। मतलब कुल मिला के ईसाइयों की जो थ्योरी थी या जो बाइबल की थ्योरी थी उसके हिसाब से ये माना जाता था कि सन इज द सेंटर, वो अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और उसके आसपास बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन जो है वो मूव करते रहते हैं। कॉपरनिकस ने जब अपनी रिसर्च करी, जब कॉपरनिकस ने उसको पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि सूरज जो है वो सेंटर है और उसके आसपास सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन अब बात वही थी कि कॉपरनिकस को बहुत डर था कि जो एकदम ऑर्थोडॉक्स वो हैं, ईसाई लोग हैं, वो इस बात को मानेंगे नहीं, और उनको अपनी जान की भी थोड़ी सी परवाह थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो रिसर्च की जो चीज़ें थी, जिसको उन्होंने दी रेवोल्यूशनिस्ट कहा, उसको उन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया। वो चाहते नहीं थे कि वो पब्लिश हो, और वो जब मर गए तो उन्होंने अपनी वो जो रिसर्च पेपर्स थे वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दे दिए। और इन स्टूडेंट्स में एक थे जोहानेस कैल्पर और दूसरे थे गैलीलियो गैलीली। और ये जो गैलीलियो गैलीली है, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इन्होंने ही आगे चल के कॉपरनिकस की थीसिस को पब्लिश किया और अपनी चीज़ों को भी उसमें ऐड किया। तो गैलीलियो गैलीली ने अपना एक आर्टिकल लिखा था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए। तो इन्होंने जो आर्टिकल लिखा उसमें इन्होंने कॉपरनिकस की जो थीसिस थी उसको बनाया इन्होंने आधार, और उसके आधार पे इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साइंटिफिकली जो बाइबल में गलत हैं। और इससे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया, और उन्होंने इस बात की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान खींचा कि स्वर्ग जैसी असल में कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि अगर सच में स्वर्ग होता है तो वहाँ पे किस तरीके का सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, ये हमें जो पॉप हैं वो क्यों नहीं बताते हैं। और जबकि इसका कोई सवाल जवाब, मतलब इसका कोई जवाब किसी के पास था ही नहीं। और यहाँ से आप देखेंगे कि धीरे धीरे ईश्वर की जो एक जो इमेज है वो प्रकृति लेना शुरू कर देती है कि जो भी कुछ है वो हमारे नेचर में है, हमारे सराउंडिंग में है, और ईश्वर जैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ से एक नया नास्तिक ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है आगे बढ़ना, और जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है उसको भी बल मिलता है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कैथोलिक चर्च की जो बुराइयां थी उनके खिलाफ शुरू किया गया था। तो धीरे धीरे बहुत सारे डिविजन्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो था आपका कंप्लीट चैप्टर। लेकिन अब बस एक छोटा सा सवाल जो इस चैप्टर के अंत में सबके जहन में हो सकता है वो ये कि रेवोल्यूशन या आपका रेनेसा वाला जो टाइम पीरियड है वो क्यों आया, रेनेसा आखिर हुआ ही क्यों, पुनर्जागरण क्यों हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये इटली में ही क्यों हुआ, क्योंकि इटली से ये शुरू होता है, तो ये यूरोप में क्यों हुआ। और तीसरा सवाल कि ये 14वीं सेंचुरी में क्यों हुआ। तो ये 3 सवाल हैं जिनके बेसिस पर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो पहला सवाल कि रेनेसा क्यों हुआ। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम बहुत लंबे समय से किसी ऐसे पीरियड में रह रहे होते हैं जहाँ पे कोई साहित्य की बात नहीं करता, जहाँ पे कोई आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं करता, तो लोगों के अंदर एक निराशा का भाव आ जाता है। और आप देखेंगे कि मनुष्य जब कुछ नहीं कर रहा होता है, जब वो बहुत खुश होता है या जब वो खाली होता है, तो वो किसी ना किसी कला में अपने ध्यान को, अपने आप को मग्न करने की कोशिश करता है। तो एक तो ये रीज़न रहा कि धीरे धीरे लोगों ने जो भी आसपास देखा उसको बनाना, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ कि ये 14वीं सेंचुरी में क्यों हुआ और इटली में क्यों हुआ। तो इससे पहले का जो आप पूरा एक फेज़ देखेंगे इटली में या इटली के आसपास यूरोप में जो भी कुछ हो रहा था, उसमें लड़ाइयाँ, अभियान, यही सब ज़्यादा चल रहा था। आपस के कबीले आपस में लड़ रहे थे, इस्लामिक ओरिजिन एक तरफ हो चुका था, इधर से मंगोल ट्राइब अलग ही लड़ने में लगी हुई थी, कैथोलिक चर्च जो है वो खुद को स्टैब्लिश करने में लगी हुई थी। तो कहीं भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन 14वीं सेंचुरी तक आते आते वो टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है।
तो आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कितनी भी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ लें या कितने भी टाइम जोन के बारे में आप पढ़ें, जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे फॉर्म में या रिदम में आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए रोमन एम्पायर बहुत आगे था इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तो 14th सेंचुरी तक आते आते कुल मिलाकर यूरोप में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन जो है वो शुरू हो जाती है। तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, दूसरा इटली जो है वो सेंटर बन गया ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के और अलग अलग कल्चर के लोग जो थे वो वहाँ पे इंटरैक्ट होने लग गए। इन कारणों की वजह से इटली में सबसे पहले रेनेसां शुरू होता है और फिर वो बाद में दूसरे दूसरे यूरोप के देशों में जाता है और फैलता है, और लोग नए नए तरीके की चीज़ों में एंगेज होते हैं। और फिर लोग समाजशास्त्र, सोसाइटी, इन सब चीज़ों की स्टडी करना शुरू करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपने ये पूरा एक चैप्टर साथ साथ ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, और वो है आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीका। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि अमेरिका में क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में किस किस तरीके की सोसाइटीज़ चल रही है, क्या वहाँ पर भी लोग अभी भी ट्राइब्स में रहते हैं या वहाँ पे किसी तरीके का कोई सिविलाइजेशन जैसा फॉर्म शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वो सब पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पीछे पढ़ा हुआ रिवाइज करिए और आगे पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।